नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे दौर में जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारत की कहानी की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। तो आखिर ये इतनी बड़ी, इतनी गहरी सभ्यता, इसकी जड़ें हैं कहाँ? इसकी शुरुआत हुई कैसे? इन सवालों का जवाब हमें मिलता है वैदिक काल में। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जहां एक पूरी सभ्यता पहली बार अपना आकार ले रही थी। ये दौर था लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व का। इसे वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम वेदों पर पड़ा, जो उस समय के ज्ञान के सबसे बड़े सोर्स थे। अब इतिहासकार इसे दो हिस्सों में देखते हैं, एक प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और यकीन मानिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा, तो हमें जमाने के बारे में पता कैसे चलता है? हमारी खिड़की हैं ये महान ग्रंथ। सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो उस शुरुआती दौर की एक जीती जागती तस्वीर दिखाता है। सामवेद में हमें उनके गीत और मंत्र सुनाई देते हैं। यजुर्वेद उनके यज्ञ और अनुष्ठानों की दुनिया दिखाता है। तो वहीं अथर्ववेद उनके रोजमर्रा के विश्वासों, जादू टोनों के बारे में बताता है। और फिर आते हैं उपनिषद, जो हमें सोच और फिलॉसफी की गहराइयों में ले जाते हैं। तो चलिए पहले दौर को करीब से देखते हैं। कैसा था वो प्रारंभिक वैदिक काल? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो ज्यादातर घुमंतू थी। लोग पशु पालते थे और उनका जीवन सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती के इर्द गिर्द घूमता था। और इन सब में सरस्वती नदी उनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र थी। अब देखिए, उस समाज की नींव ना बड़ी सीधी साधी थी। असली दौलत जमीन या सोना नहीं, बल्कि गायें थीं। राजनीति कबीलों के सरदार चलाते थे, जिन्हें राजन कहते थे, पर वो भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। उन्हें सभा और समिति जैसी पंचायतें सलाह देती थीं। समाज का ढांचा बहुत खुला हुआ था, मतलब जन्म से कुछ तय नहीं होता था। और धर्म, वो प्रकृति की पूजा करते थे, इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की। और एक बात जो सच में हैरान करती है, वो थी महिलाओं की जगह। गार्गी, लोपामुद्रा और अपाला जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं ना सिर्फ वेदों की रचना करती थीं, बल्कि बड़े बड़े ज्ञानियों से शास्त्रार्थ भी करती थीं। ये उस दौर के खुलेपन का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन ये दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। एक बहुत बड़ा बदलाव बस आने ही वाला था। ये बदलाव 2 बड़ी वजहों से आया। एक तो लोग धीरे धीरे पूरब की तरफ गंगा के मैदानों में बसने लगे, और दूसरा, उन्होंने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो चीज थी कृष्ण अयस, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है। आज की भाषा में कहें तो लोहा। और बस इस एक खोज ने जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। लोहे के मजबूत औजारों से घने जंगल साफ होने लगे। जंगलों की जगह बड़े बड़े खेत आ गए। जब खेती बढ़ी तो अनाज भी जरूरत से ज्यादा होने लगा। इससे आबादी बढ़ी और फिर छोटे छोटे कबीलों की जगह बड़े बड़े राज्यों ने ले ली और समाज पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गया। और इसी के साथ हम वैदिक काल के दूसरे दौर में कदम रखते हैं। ये था उत्तर वैदिक काल, एक बिल्कुल नया युग। ये स्लाइड उस बड़े बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखे, जहां पहले धन का मतलब मवेशी थे, अब उपजाऊ जमीन सबसे बड़ी दौलत बन गई। जो मुखिया पहले चुना जाता था, अब वो एक वंशानुगत राजा बन गया, मतलब राजा का बेटा राजा। और समाज का वो लचीलापन, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पर शायद सबसे गहरा बदलाव समाज के अंदर आया। वर्ण व्यवस्था, जो पहले काम पर आधारित थी, अब वो जन्म पर आधारित हो गई और बहुत कठोर हो गई। और हाँ, महिलाओं की स्थिति में भी बड़ी गिरावट आई। उनकी आज़ादी और समाज में उनकी भूमिका दोनों ही सीमित हो गई। समाज बदला तो जाहिर है लोगों के सोचने का तरीका, उनका धर्म, उनकी फिलॉसफी, सब कुछ बदलने लगा। देखिए, जब राज्य बड़े होते हैं तो राजाओं को अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, और इसका एक तरीका था बड़े बड़े यज्ञ करवाना। राजसूय और अश्ववेध जैसे यज्ञ सिर्फ पूजा पाठ नहीं थे, ये राजा की शक्ति का खुला प्रदर्शन थे, एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब कुछ बस ये बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड ही थे? क्या ज्ञान का कोई और रास्ता नहीं था? और इसी सवाल के जवाब में सामने आए उपनिषद। ये एक तरह की बौद्धिक क्रांति थी। उपनिषदों ने कहा कि असली ज्ञान बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने में है। उन्होंने आत्मा, ब्रह्मांड और सच की खोज पर जोर दिया। उनका सबसे गहरा आइडिया था आत्मा और ब्रह्म का। मतलब हर इंसान के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो असल में उस परम चेतना यानी ब्रह्म का ही एक हिस्सा है।
हम सब उसी एक से जुड़े हुए हैं। और इसी से जुड़ा एक और कमाल का कॉन्सेप्ट था कर्म का सिद्धांत। एक सीधा साधा नियम कि हमारे आज के काम ही हमारा कल तय करते हैं। जो हम करते हैं वही हमारे भविष्य और अगले जन्मों का रास्ता बनाता है। तो इस पूरे 1000 साल के दौर ने आखिर हमें विरासत में क्या दिया? इसका असर आज भी कितना गहरा है? इसकी विरासत आज भी हमारे समाज की रगों में दौड़ती है। जन पर आधारित वर्ण व्यवस्था की जड़ें यही हैं। राजा और राजतंत्र का आइडिया भी इसी दौर की देन है। और कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक विचार, इन सब की नींव इसी वैदिक काल की मिट्टी में रखी गई थी। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में, हमारी जिंदगी में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे सोचने के ढंग में इन हजारों साल पुराने विचारों की गूंज सुनाई नहीं देती? इस पर सोचना जरूर बनता है।